नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे दो नेताओं की। भारतीय राजनीति के ये दो नेता अपने अलग अलग पार्टियों के हैं, अपनी तरह के यूनिक हैं। मतलब इनका कोई और दूसरा तोड़ नहीं, जवाब नहीं है। इनके जैसा कोई नहीं है। बात कर रहा हूं सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अभी पाला बदलकर आरजेडी की तरफ गए हैं, एनडीए छोड़कर। लेकिन उसके बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बात इन दोनों के व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये दोनों कंट्रोल फ्रीक हैं, जहाँ रहते हैं पूरा वर्चस्व चाहते हैं। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि प्रभुता पाए काय मद नहीं। जिसको भी पद मिलता है उसमें ये मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। लेकिन ये बात यूनिवर्सल रूप से सारे सत्ताधारियों के लिए सही है। वो चाहे सरकार में हो या किसी संगठन में हो, किसी कंपनी में हो, कहीं भी हो, जो सत्ता में है उसमें ये बात होती ही है। लेकिन राजनीति की बात कर रहा हूँ। राजनीति में ऐसे जो जीव हैं वो चार तरह की कैटेगरी होती है, चार प्रकार के होते हैं। पहले वो जिन्होंने ये अर्जित किया है, ये जो कंट्रोल का मामला है, जो वर्चस्व का मामला है, अपने प्रभुत्व का मामला है, जिन्होंने अपनी लोकप्रियता और जनाधार से इसको अर्जित किया है। दूसरी कैटेगरी में वो आते हैं जिन्होंने इसको अर्जित तो किया अपनी लोकप्रियता और जनाधार के कारण, लेकिन जब वो चला गया, ख़त्म हो गया, तब भी उनको एहसास नहीं होता कि समय बदल गया। अब उनके पास वो अधिकार नहीं है। अब उनकी बातें उस तरह से लोग नहीं सुनेंगे। लेकिन उनको इस बात का कभी ज़रा भी एहसास नहीं होता कि समय के साथ उनको बदल जाना चाहिए। वास्तविकता को, जो ज़मीनी हकीकत है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जो वास्तविकता है वो उनको एक तरह से दिखाई नहीं देती है। उनको ये एहसास ही नहीं होता कि समय बदल गया। तीसरी कैटेगरी होती है जो पद के कारण ये अधिकार पा जाते हैं। पद मिल गया तो उनको लगा कि अब मैं जो सर्वे सर्वा हूँ, अब मुझ पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, और जो मैं कहूँ वही अंतिम बात मानी जानी चाहिए। मेरी बात अंतिम सत्य की तरह स्वीकार की जानी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ जो होता है वो पद जाने के बाद वो उनके लिए बड़ा कष्टदायी होता है। उनको बड़ा झटका लगता है और वो एक दूसरी तरह की दुनिया में चले जाते हैं। और चौथी कैटेगरी जो है वो ऐसे लोगों की होती है जो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ये अधिकार समझते हैं। ये सब को अगर जोड़ कर कहें तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि हम पद पर हैं, हम इस परिवार से हैं, हमारा ऐसा जनाधार है, हमारी ऐसी लोकप्रियता है, हमारे पास ये सत्ता की बागडोर है, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और सब लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, सब हमें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भाव है वो इनको कभी चैन से बैठने नहीं देता। तो आज बात शुरू करेंगे सबसे पहले नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर फिर क्यों गए? फिर छोड़कर गए इसलिए कि उनको लग रहा था कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। तो ये भाव, ये आशंका मन में हर समय ये आशंका बनी हुई है। किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकते। इनका कोई करीबी नहीं होता, वरना आरसीपी सिंह से ज़्यादा करीबी तो कोई नीतीश कुमार का था ही नहीं। उनको एक समय अल्टर ईगो माना जाता था नीतीश कुमार का। लेकिन नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा शक आरसीपी पर ही था कि आरसीपी मिल गए हैं बीजेपी से और मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अब जो इस शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, किसी के पास नहीं है। तो इस शक के कारण, इस शक के आधार पर, और याद कीजिए 2017 में भी उन्होंने महागठबंधन इसीलिए छोड़ा था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि लालू प्रसाद यादव मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। उनको डर था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के जरिए उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश हो रही है। तो इस डर से भागे थे। इस बार दूसरा डर था, इस डर से भागे। अब नीतीश कुमार शुरू से ऐसे नहीं थे। नीतीश कुमार ने जो शुरुआत की वो एक तरह से जनता दल में एक जूनियर नेता की तरह शुरुआत की, जॉर्ज फर्नांडिस के अनुयायी के तौर पर। ये अलग बात है कि जैसे ही उनको ताकत मिली
सत्ता मिली, उन्होंने सबसे पहला निशाना बनाया जॉर्ज फर्नांडिस को ही। वो एक अलग कहानी है। लेकिन किस तरह से ये अर्जित किया उन्होंने, ये गलतफहमी उनको कैसे हुई, ये वर्चस्व की, उसका एक किस्सा सिर्फ बताऊंगा। बाकी तो आपने बहुत सारी जो है किस्से कहानियाँ सुने होंगे, पढ़ा होगा। इन दिनों जो चर्चाएं हो रही हैं राजनीति में, जो कुछ हो रहा है, बीजेपी के साथ हुआ, आरजेडी के साथ हुआ, उन्होंने जो किया वो सब छप चुका है, पढ़ा होगा आपने। एक किस्से का जिक्र करूंगा। जब ये रेल मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ये 1998 की बात। ये एक अपने चहेते अधिकारी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाना चाहते थे, और उनको चेयरमैन बनाने का मतलब था कई सीनियर ऑफिसर्स को सुपरसीड करना। इसके लिए कैबिनेट तैयार नहीं थी, सरकार तैयार नहीं थी। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिले और कहा कि अगर इनको रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाया गया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब ये मामला ऐसा था कि जिस पर प्रधानमंत्री के लिए, अब गठबंधन की सरकार थी, इतनी पार्टियां थीं, हर पार्टी का अलग अलग तरह से दबाव था, हर पार्टी के दबाव में थे, यहाँ तक कि अपने लोग जो थे वो भी दबाव डाल रहे थे। तो उस समय वाजपेयी जी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। उस गठबंधन के कॉन्ट्रडिक्शन को मैनेज करना उनके लिए बड़ा कठिन दौर था उनका वो। तो उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से बात की। कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक नोट बना कर दिया कि क्यों जिसको ये चेयरमैन बनाना चाहते हैं रेलवे बोर्ड का, उसको क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। उसके प्रशासनिक और जो कानूनी पहलू हैं उन सब के बारे में उसमें डिटेल में बताया गया। वो सब देखा अटल जी ने। उन्होंने कहा लेकिन नीतीश कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। तो फिर कमल पांडे ने कहा कि भाई जब ऐसी बात है, उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है। जब अटल जी ने कहा तो उन्होंने कहा कि जब ऐसी बात है तो फिर मेरे कहने का कुछ मतलब ही नहीं रह गया, फिर इस नोट का भी कोई मतलब नहीं रह गया। और वो अधिकारी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने। ये नीतीश कुमार का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट यहाँ से आया कि एक मंत्री अपने प्रधानमंत्री को मजबूर कर सकता है कि जो वो नहीं चाहते हैं, जिसको वो सही नहीं मानते हैं, चाहने की बात नहीं है, जिसको वो सही नहीं, उचित नहीं मानते हैं, वो काम उनसे करवा सकता है, उनको इस तरह से झुका सकता है। और ये सिलसिला नीतीश कुमार ने आगे चलाया। जब वो बिहार में मुख्यमंत्री बनकर गए तब हर मौके पर जब उनको ज़्यादा लेना होता था तो वो कोप भवन में चले जाते थे कि वो नाराज़ हैं, वो अलग हो सकते हैं, इस बात के संकेत आने लगते थे। उनके लोगों का बयान आने लगता था कि नीतीश कुमार का सम्मान नहीं हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, उनके सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए और बीजेपी को जो है गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए। तमाम तरह की चीज़ें आने लगती थी और आखिर में उनकी बात मान ली जाती थी। वो नीतीश कुमार जब 2017 में लौट कर आए तो उनको लगा कि ये घर बदल चुका है। अब जो लोग हैं शीर्ष पर भारतीय जनता पार्टी में, वो किसी की नाजायज़ मांग मांगने को तैयार नहीं। आपकी मांग वाजिब है तो मानी जाएगी, लेकिन वाजिब नहीं है तो उसको नहीं मानेंगे। कोई भी दबाव डालिए, किसी तरह का ब्लैकमेल कीजिए, यही आजकल हो रहा था। तो ये जो नीतीश कुमार के अंदर, और आप याद कीजिए 2015 से 2017 के बीच में जब वो महागठबंधन में थे तब भी यही समस्या थी। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनका परिवार लालू प्रसाद यादव का प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहा था, उससे परेशान थे नीतीश कुमार। उनको लगा कि ये तो मेरे कंट्रोल से बाहर चीज़ें जा रही हैं। वो ये बात समझने को, मैं बार बार एक बात कहता हूँ जो उनकी 4 बार हो चुका। बीजेपी के साथ गए, फिर बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ आए, फिर महागठबंधन के साथ गए। हर बार उनके साथ समस्या यही रही है कि वो गठबंधन की सरकार को एक पार्टी की सरकार की तरह चलाना चाहते हैं, जहां उनसे कोई सवाल करने वाला ना हो और वो जिससे सवाल करें उसका जवाब मिले। पूरी तरह से रेजिमेंटेड हो सब कुछ कि वो जो तय करेंगे वही अंतिम होगा। ये जब नहीं चलता है, चाहे वो महागठबंधन का मामला हो, चाहे एनडीए का मामला हो बीजेपी के साथ, जब भी इसमें रुकावट आती है वो छोड़कर भागते हैं। वो तलाश करते हैं कि फिर से कोई नई शुरुआत होगी, वहाँ कुछ दिन तो ऐसा होगा। और मैं आपको पक्की तरह से कह सकता हूँ कि ये सरकार अगर 2025 तक चल जाए तो ये बड़ा चमत्कार होगा, किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव अब 2015 वाले तेजस्वी नहीं हैं।
उस समय वो पहली बार विधायक बने थे, पहली बार डिप्टी सीएम बने थे, कोई अनुभव नहीं था प्रशासनिक भी और राजनीतिक भी। अब दोनों अनुभव है और भविष्य उनका है। और नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है, वो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, लेकिन अब भी अपनी शर्तों पर ही खेलना चाहते हैं। अब डिपेंड करता है कि तेजस्वी कितना खेलने देंगे। तो ये तो हुए नीतीश कुमार। अब बात करते हैं सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी को क्या कहना, वो तो नेहरू गांधी परिवार की सदस्य हैं, इंदिरा गांधी की बहू हैं। हर बात में कहती हैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, डरती नहीं हूँ। भाई डरने को कौन कह रहा है, लेकिन कानून से तो डरना ही पड़ता है। तो सोनिया गांधी अध्यक्ष पद उन्होंने कैसे हासिल किया, ये किसी से छिपा नहीं है। किस तरह से सीताराम केसरी जो उस समय अध्यक्ष थे उनको धक्का देकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया, जिन लोगों ने, वही लोग बाद में पछताए, वो अलग बात है। लेकिन आज जो स्थिति है, सोनिया गांधी जब तक सरकार थी मनमोहन सिंह की, वो एक तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या कहें पैरेलल पावर सेंटर थी, वहाँ से सब कुछ तय होता था। तो उनके अधिकार का, उनके एंटाइटलमेंट का आप अंदाज़ा लगाइए कि वो सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर रहें, उनकी चलती थी। और जब मैं कह रहा हूँ उनकी चलती थी, तो उनकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, या सरकार है तो उनकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार के बाहर भी, विपक्ष में भी, यहाँ तक कि विपक्षी दल की सरकार में भी। अब मैं एक उदाहरण और दूंगा आपको सोनिया गांधी का। ये उदाहरण भी 1998 का है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय सोनिया गांधी और उनके परिवार को एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई थी। ये तो एसपीजी की सुरक्षा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाई है। 2019 में दोबारा आने के बाद कहीं चू चपड़ नहीं हुई। एसपीजी का होना ये भी अपने आप में एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था, और वो कितनी सेंसिटिव थी इस मामले को लेकर, और कितना जो है अधिकार बोध था उनके अंदर। इससे अंदाज़ा लगाइए कि उस समय एसपीजी के अधिकारियों ने उनके यहाँ जो 10 जनपद जो उनका सरकारी आवास है, उसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट में कुछ चेंज किया। चेंज क्या किया, बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो लोग तैनात होते थे उनके ड्यूटी आवर्स कम कर दिए गए। ये उसका तर्क था कि भाई ये कम ड्यूटी आवर होंगे तो ये ज़्यादा सतर्क रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा चाक चौबंद रहेगी। सोनिया गांधी को ये बात पसंद नहीं आई कि उनसे पूछे बिना, उनको बताए बिना ये परिवर्तन कैसे हो गया, कैसे हिम्मत हुई सरकार की ऐसा करने की। तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कि ये जो हुआ है ये मेरे बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए, इससे मेरे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ये क्यों हुआ, और डिटेल लेटर में पूरा स्केच बनाकर, मैप बनाकर कि यहाँ ये तैनात रहता था, यहाँ अब ये है, यहाँ इस तरह की तैनाती थी, यहाँ अब ये है। तो पीएमओ में लोगों को ये बात तो समझ में आ गई कि ये पत्र जिसने लिखा है वो एसपीजी में रहा है या एसपीजी से जुड़ा हुआ है। सोनिया गांधी और उनके परिवार की सुरक्षा का मामला देखते थे भारतवीर वांचू, BV वांचू, ये एसपीजी में थे। ये सुरक्षा देखते थे। जब उनका पत्र आया तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एसपीजी डायरेक्टर जो उस समय थे MR रेड्डी, उनको बुलवाया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इससे सुरक्षा उनकी खतरे में नहीं पड़ेगी, बल्कि सुरक्षा और बेहतर हो जाएगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई मामला उनकी सुरक्षा का है, इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। जो स्थिति पहले थी उसको बहाल कर दिया जाए। तो एसपीजी की जो तैनाती थी 10 जनपद में, जैसे पहले जो ड्रिल थी, जो स्थिति थी, उसी को बहाल कर दिया गया। और वांचू साहब जैसे ही 2004 में सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, वांचू साहब को 1 दर्जन अधिकारियों को सुपरसीड करके एसपीजी का डायरेक्टर बना दिया गया। और जब वो रिटायर हुए एसपीजी के डायरेक्टरशिप से, तो उसके बाद उनको गोवा का राज्यपाल बना दिया गया। तो ये जो मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कहता रहता हूँ ना, कि सरकार भले ही मोदी की है, बीजेपी की है, सिस्टम उनका है। तो ऐसे इन्होंने सिस्टम बनाया, ऐसे अपने वफादार लोग बनाए
कि उनके लिए कुछ भी किसी हद तक जाने को तैयार, नियम तोड़ने को तैयार, कानून तोड़ने को तैयार, परंपराएं तोड़ने को तैयार, हर चीज़ तोड़कर उनको फ़ायदा पहुंचाना। जो हमारा वफादार है उसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो वांचू साहब एसपीजी के डायरेक्टर बनाए गए सुपरसीड करके इतने अधिकारियों को। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी के कहे के अनुसार चल रहे थे। उसके बाद गवर्नर बनाए गए। और ऐसा कोई एक उदाहरण नहीं है, 50 उदाहरण है ऐसे। तो ऐसे सिस्टम बनता है। अब समस्या क्या हो गई है? जो नीतीश कुमार के साथ समस्या है वही सोनिया गांधी के साथ समस्या है कि अब इस सरकार ने सबको बराबरी पर ला दिया है कि कानून के नज़र में सब बराबर हैं। अगर आपने घपला किया है, घोटाला किया है तो जाइए ईडी के सामने या दूसरी जांच एजेंसियों के सामने पेश होइए, अदालत में पेश होइए। इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे सोनिया गांधी। नीतीश कुमार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी में ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी बात अंतिम सत्य न मानी जाए, हम जो कहें वही जो है हो, ऐसा कैसे नहीं हो सकता है। अब इस बात को वो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। उनको लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, कुछ षड्यंत्र हो रहा है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, मुझे कमज़ोर करने के लिए कुछ किया जा रहा है। ये शक उनको खाया जा रहा है। इस शक में वो भागते रहते हैं, कभी यहाँ से भागकर वहाँ, वहाँ से भागकर यहाँ। वही हाल सोनिया गांधी का है। उनको लग रहा है कि ये पूरी सरकार उनके खिलाफ बहुत भारी षड्यंत्र कर रही है। वो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड के मामले में क्या किया, उन्होंने गलत किया तो क्यों किया, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। अगर नेशनल हेराल्ड में 76%, 76% शेयर होल्डिंग सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हो गई तो इसमें मोदी और या बीजेपी की क्या भूमिका है? ये तो आप ही ने किया ना। अगर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अगर उस जो ज़मीन सस्ते दाम पर दी गई थी अखबार के लिए, उसमें जो है मॉल बना दिया गया, दुकानें बना दी गई, उनका किराया लिया जा रहा है, तो इसमें गलती बीजेपी या नरेंद्र मोदी की क्या है? ये तो इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन समस्या यहाँ पर है, उनको लगता है कि हमसे कैसे सवाल पूछा जा रहा है, हम किसी के लिए जवाब दे नहीं, हम सिर्फ फैसला सुनाते हैं और वो फैसला हमारा जो है अंतिम सत्य मान लिया जाना चाहिए। वो होना बंद हो गया है। तो ऐसे ये मैं जो दो नेताओं की बात कर रहा हूँ, ऐसे केवल दो नेता नहीं हैं, ये विशिष्ट तौर पर हैं। इनके साथ समस्या ज़्यादा है। दोनों एक ही रोग के मरीज़ हैं और दोनों की दवा एक ही है कि इनको बार बार इस बात का एहसास कराया जाए कि आप उतने ही वीआईपी हैं, उतने ही विशिष्ट हैं, उतने ही विशेष हैं जैसे भारत का कोई सामान्य नागरिक, या नीतीश कुमार के मामले में जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता। तो आप उससे विशिष्ट नहीं हैं। आपको जो विशेषाधिकार मिला हुआ था वो अनधिकृत था, उसको आप डिज़र्व नहीं करते थे। आपके मन में ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था, इसको आप डिज़र्व नहीं करते। हम डेमोक्रेसी में हैं, ये ऑटोक्रेसी नहीं है, ये राजशाही भी नहीं है। ऐसे में आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इस सच्चाई को न नीतीश कुमार स्वीकार करने को तैयार है, न सोनिया गांधी। इसलिए दोनों का आगे का रास्ता बड़ा कांटों भरा है, आसान या सुगम रास्ता नहीं है इन दोनों का। नीतीश कुमार जहाँ गए हैं वहाँ बीजेपी में जितना सम्मान मिलता था उसका आधा भी नहीं मिलने वाला, और इसका एहसास उनको 2-4 महीने में ही हो जाएगा। तब उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं बचेगी। सोनिया गांधी के साथ भी यही है, बचने की कोई जगह नहीं रह गई है। जो किया है उसकी भरपाई करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। कानून जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, उसमें एक ही दिशा दिखाई दे रही है जिस दिशा में ये केस जा रहा है। नतीजा क्या होगा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन दोनों का राजनीतिक भविष्य मुझे कहीं से भी उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। हो जाए तो बड़े चमत्कार की बात है, उनके लिए खुशी की बात है, उनके लिए बधाई की बात है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।